यहीं रामगंगा विहार करके एक पॉश लोकेलिटी पड़ती है। इसी जगह C51 वृंदा हाउस नाम का एक खूबसूरत सा मकान है। 3 मंजिल के इस घर में रहती थीं 3 लोगों की एक छोटी सी फैमिली। इसमें मुखिया थे 56 साल के रविंद्र कुमार, इनकी पत्नी थी 36 साल की रीना सिंधु और एक बेटी थी जो लगभग 10-12 साल की थी। रविंद्र कुमार एक बिजनेसमैन आदमी थे। इनका मुख्य रूप से घर साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में आने वाले रजोकरी टाउन में था। पुश्तैनी जायदाद थी। वैसे रजोकरी, जो पहले हरजोकरी के नाम से जाना जाता था, दिल्ली का सबसे पुराने गांवों में से एक है। लेकिन रविंद्र ने अपना बिजनेस सेंटर देहरादून में बना रखा था। वहीं रहकर कामकाज संभाला करते थे। वैसे ये एग्जैक्टली करते क्या थे ये तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुरादाबाद वाले घर के पास में एक शख्स थे जो छोले पूरी की स्टॉल लगाते थे काफी सालों से। उनके अनुसार रविंद्र कुमार की देहरादून में कोई फैक्ट्री चलती थी। रीना सिंधु मूलतः यहीं मुरादाबाद की ही रहने वाली थी। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में रीना भी इंटरनेट पर काफी एक्टिव थीं। कई हजारों में इनके फॉलोअर्स हैं। ये अक्सर कुछ ना कुछ पोस्ट किया करती हैं, खासतौर से फिल्मी गानों पर रील्स बनाना। इनके सोशल मीडिया के अनुसार रविंद्र कुमार से इनकी शादी साल 2010 के मई महीने में हुई थी। पहले रीना उत्तराखंड के देहरादून जिले के डोईवाला टाउन में रहकर फिजियोथेरेपी का काम किया करती थी। ये 2010-11 से पहले की बात है। वहां ये किराए पर रहती थी। इनके ही पड़ोसी थे रविंद्र कुमार। आस पड़ोस में रहने के दौरान ये मिलते जुलते भी थे। ऐसे इनकी जान पहचान हुई, बातें शुरू हुई। फिर इन्हें प्यार हुआ और ये लिव इन में रहने लगे। कुछ महीने साथ रहने के बाद ये शादी कर लेते हैं। रविंद्र का बिजनेस फल फूल रहा था। रीना का फिजियोथेरेपी का काम भी अच्छा चल रहा था। दोनों पति पत्नी काफी अच्छा कर रहे थे। फिर साल 2011 के आसपास रविंद्र अपने रजोकरी के पुश्तैनी जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर उसी पैसे से मुरादाबाद में एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यहां का घर इन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया। रीना भी चूंकि यहीं की रहने वाली थी, तो जब मुरादाबाद में नया घर बन गया तो यहीं शिफ्ट हो गई। अभी तो फिलहाल इस घर के ग्राउंड फ्लोर के एक हिस्से में ब्यूटी पार्लर, मेकअप स्टूडियो और सैलून चलता है। घर में कुछ किराएदार भी रहते हैं। रविंद्र के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, सबका मिलाकर लाख रुपए से ऊपर का रेंटल इनकम आता था। मतलब ये कुछ भी ना करें, फिर भी बैठे बैठे लाख रुपए आराम से कमा लेंगे हर महीने। रविंद्र और रीना की बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती थी। रविंद्र के परिवार के बाकी जो लोग थे, रिश्तेदार थे, भाई वगैरह, वो दिल्ली में रहा करते थे। हालांकि उनका रविंद्र से संबंध अच्छे थे, कांटेक्ट भी था। कभी कभी रीना की मां भी अपने बेटी के घर पर आकर रहती थी। देखा जाए तो ये परिवार हर मायने में सुखी और संपन्न था। लेकिन अब कुछ अनहोनी शुरू होती है। रीना तो मुरादाबाद के इस घर में थी। रविंद्र देहरादून में रहते थे। पति ने 2 जून को अपनी पत्नी को कॉल किया, और ये अपने फोन से नहीं करते हैं, बल्कि किसी राह चलते व्यक्ति का फोन लेकर किया था। इन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि अब तुम इन्हें कांटेक्ट करने की या ढूंढने की कोशिश मत करना। ये अपने फोन को स्विच ऑफ ही रखेंगे। इनकी कार देहरादून के एक एरिया में पार्क्ड है। यही आखिरी बार था जब रविंद्र ने अपने परिवार के किसी सदस्य से बातचीत की हो। पत्नी को समझ नहीं आता है कि ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं। इनके जो दिल्ली में रहने वाले परिजन थे, उन्होंने नॉर्मली हालचाल के लिए कॉल किया। तब उन्हें भी पता चलता है कि रविंद्र ने अपना फोन स्विच ऑफ किया हुआ है। रविंद्र के एक भाई थे राजेश कुमार। जब इनका भी फोन नहीं लगा तो ये भाभी से बात करते हैं। रीना सारी बात इनको बताती है। अब भाई को भी कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे समय गुजरता है। ये भी उम्मीद थी कि शायद रविंद्र वापस से किसी राह चलते व्यक्ति का फोन लेकर कॉल करें, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ऐसा ही कर रहे थे। ये अपना फोन यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी और का फोन लेकर फैमिली से बात करते। अब ये ऐसा क्यों कर रहे थे, ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। 3 दिनों के बाद 5 जून 2025 की तारीख आई। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल करके एक जनपद है। ये कोटद्वार कोतवाली के अंतर्गत अमसौर गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले 5वें मील के समीप सड़क का एक मोड़ है। उसके पास एक खो नदी बहती है। कुछ राहगीर इसी सड़क से होकर गुजर रहे थे। तभी इन्हें अजीब तरह की दुर्गंध महसूस हुई। पहले तो इन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर वगैरह होगा, लेकिन ये नदी के पास झाड़ी में जाकर देखते हैं। जैसे ही इनकी नजर पड़ी, इनकी रूह कांप जाती है। फौरन ये पुलिस को कॉल करके सूचना देते हैं। कोटद्वार कोतवाली की पुलिस हैरान परेशान होकर भागे भागे मौके पर पहुंची। वहां पर कोई आदमी पड़ा हुआ था। शुरू में ही लग गया कि काफी दिनों से यहां पर है,
लगभग 3-4 दिनों से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने यहां पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सबको बुलाया, अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी सूचना दी। पुलिस ने यहां पर तलाशी ली, शायद कोई पहचान लायक चीज मिले। उस शख्स ने शर्ट पैंट पहन रखा था। पुलिस को उसके पॉकेट से एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची को देखकर लगा कि ये आदमी देहरादून के किसी धर्मशाला में ठहरे हुए थे। पुलिस उस धर्मशाला में जाती है, वहां पर पूछताछ करती है। पता चला कि ये शख्स 22 मई से 31 मई के बीच यहां पर रुके हुए थे। उसके बाद अचानक से अपनी कार से चले गए, वापस लौटे नहीं। इनका नाम पता चलता है रविंद्र कुमार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मशाला में चेक इन करने के दौरान रविंद्र ने दिल्ली का एक पता लिखाया था और अपने परिजन की डिटेल भी दी थी। आमतौर पर चेक इन के दौरान ऐसे डिटेल्स मांगे जाते हैं, अगर आप अकेले हैं और कुछ हो जाए तो आपके परिजनों को इन्फॉर्म कर सकें। ऐसे करके कोटद्वार पुलिस रविंद्र के भाई राजेश से कांटेक्ट करती है। उनसे कहा कि आप यहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचो। उधर अज्ञात आदमी को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए। शुरुआत में तो पुलिस को यही लग रहा था कि शायद सड़क पर कोई अनहोनी हो गई है। ये रास्ते से गुजर रहे थे, तभी किसी गाड़ी चालक ने कुछ कर दिया होगा। फिर वो डर की वजह से कहीं पकड़ा ना जाए इसलिए भाग गया। ये इलाका भी काफी सुनसान था, कहीं कोई घर नहीं, दुकान नहीं। सीसीटीवी कैमरे भी कहां लगे होंगे। रविंद्र के घर पर दुख का मातम पसरने लगा, दिल्ली में भी और मुरादाबाद में भी। भाई राजेश दिल्ली से उत्तराखंड आते हैं और रीना मुरादाबाद से, पर ये लोग पहचान नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज थे। 2 जून को रविंद्र की अपनी पत्नी से बात हुई थी और कोटद्वार में वो शख्स मिले 5 जून को। 3-4 दिनों का गैप था। लगा कि उसी 2 जून के आसपास सारी घटना हुई होगी। आगे पहचान को पुख्ता करने के लिए डीएनए जांच कराया जाता है राजेश से। पुलिस को लग रहा था कि शायद किसी गाड़ी चालक ने जाने अनजाने में ऐसा किया होगा। यह मामला अनहोनी का होगा, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स कुछ अजीब ही तरह की चीज बताते हैं। जगह जगह पर गहरे चोटों के निशान थे, कहीं भारी भरकम चीज का तो कहीं पर तेजधार हथियार का। डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि यह मामला किसी भी तरह से गाड़ी के टक्कर का नहीं लग रहा है, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। यहीं से पुलिस की इंटेंस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एक टीम गठित की गई, अलग अलग चीजों को लेकर जांच करनी थी। टेक्निकल जांच जैसे कि कॉल डिटेल्स, लोकेशन देखना, सीसीटीवी कैमरे देखना, कैसे रविंद्र वहां पर पहुंचे होंगे। पुलिस धर्मशाला के बयान में एक और चीज पर गौर करती है कि रविंद्र अपने सफेद कलर की एसयूवी कार से यहां से निकले थे। यहां पर डीएनए जांच में सामने आ जाता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रविंद्र कुमार हैं। इनका अपने भाई राजेश से डीएनए मैच हो गया। जहां पर रविंद्र मिले थे वहां पर आसपास और भी छानबीन किया जाता है, शायद इनकी कार भी मिल जाए, पर कार मिलती नहीं है। अब इनकी कार कहां गई, कौन लेकर गया? कहीं ये कोई लूटपाट का तो मामला नहीं, किसी ने इसी इरादे से रविंद्र की कार रुकवाई हो, उनके पैसे और कार को कब्जे में लेकर उन्हें इस हाल में झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस का जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है, यानी पूछताछ करना, ये इस पर भी फोकस करते हैं। रविंद्र के परिजनों से बातचीत शुरू होती है। यहां पर पत्नी रीना ने कुछ अजीब तरह के खुलासे किए पुलिस के सामने। इसने कहा कि पिछले कुछ सालों से पति का काम अच्छा नहीं चल रहा था, वो काफी परेशान रहने लगे थे। उन्होंने कुछ लोगों से कर्ज भी ले लिए, जिसे चुकाने में मुश्किल हो रही थी। ऐसा लगा कि कहीं पैसे उधार देने वालों ने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन लाखों रुपए का कर्ज था। अगर वो रविंद्र के साथ ऐसा कुछ करेंगे तो लोन कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। ये जीवित रहेंगे तो कम से कम उम्मीद तो रहेगी। फिर लगा कि उधार पैसे देने वाले ऐसा नहीं करेंगे। रीना ने यह भी बताया कि रविंद्र ने अपने किसी बिजनेस पार्टनर को 18 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन वो बाउंस हो जाता है। गुस्से में आकर वो बिजनेस पार्टनर कोर्ट में केस कर देते हैं। मुरादाबाद कोर्ट 6 महीनों तक की जेल की सजा भी सुनाती है रविंद्र को। इसके बाद इस फैसले की अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में करते हैं। 9 मई 2025 को सुनवाई हुई, लेकिन उसमें कुछ राहत नहीं मिलता है। उसके बाद रविंद्र अपनी कार से फरार हो गए, कहीं पुलिस इनको फिर से जेल ना भेज दे। ये पुलिस से बचते बचाते फिर रहे थे। इसके चलते इन्होंने अपना फोन भी बंद कर दिया था ताकि पुलिस ट्रेस ना कर ले। जब भी इन्हें घर पर कॉल करना होता तो ये रास्ते में किसी से फोन मांग लेते। पुलिस को रविंद्र के परिवार से बात करने पर और भी हैरान करने वाली चीजें मिली। पता चला कि रीना इनकी दूसरी पत्नी है। रविंद्र पहले भी एक शादी कर चुके थे। उस पत्नी का नाम था आशा। आशा से रविंद्र का एक बेटा भी था। पत्नी और बेटा दिल्ली में रहते हैं। रविंद्र की अपनी पहली पत्नी से बनती नहीं थी, कुछ मनमुटाव चलता था।
फिर 2007 में रविंद्र अपनी पत्नी से अलग होकर हरिद्वार चले गए। वहीं किराए का मकान लेकर रहने लगे। उसके बाद ये डोईवाला चले जाते हैं और वहीं से अपना बिजनेस संभालने लगे। इसी जगह पर पड़ोस में रहती थी रीना सिंधु, जो रविंद्र से 20 साल छोटी थी। पड़ोसी होने के दौरान दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। रीना के अनुसार अभी भी रविंद्र का अपनी पहली पत्नी से तलाक को लेकर कुछ दिक्कत चल रहा है और बेटा अपनी मां के साथ रहता है। शादीशुदा और बाल बच्चों वाले होने के बावजूद भी रविंद्र ने दूसरी शादी की। रविंद्र अपनी दूसरी पत्नी रीना से इतना प्यार करते थे कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर रीना के होम टाउन में घर बनवाया और उस घर को पत्नी को गिफ्ट में दिया। फिर रीना इसी घर में फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू कर देती है। लेकिन कोविड के बाद से यहां पर ब्यूटी पार्लर चल रहा है। हालांकि रेंटल इनकम आती थी स्टोर से भी और किराएदारों से भी। उधर कोटद्वार पुलिस ने उस स्पॉट पर आने वाले जितने भी रास्ते थे उनके सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू कर दिए, खास तौर से मुरादाबाद, दिल्ली से आने वाले रास्तों के। पुलिस की टीम लगातार इस केस पर काम कर रही थी। 31 मई से लेकर 5 जून के बीच फुटेज देखे जाते हैं। निगाह थी संदिग्ध कारों पर, रविंद्र की कार पर भी। इसी बीच पुलिस को एक सूचना मिलती है कि नोएडा में चौराहे पर कई दिनों से एक कार खड़ी थी। किसी ने नोएडा पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर से कार के मालिक की डिटेल निकालते हैं। पता चला कि ये कार तो रविंद्र की है, लेकिन ये नोएडा के चौराहे पर क्यों पार्क की गई थी और ऐसा किसने किया? रविंद्र ठहरे हुए थे देहरादून के धर्मशाला में। गाड़ी मिली नोएडा में और खुद मिले कोटद्वार में। उधर कैमरों की जांच के दौरान पुलिस को कुछ सेकंड की फुटेज मिली। इसमें रविंद्र की कार दिखाई देती है। ये कार कोटद्वार आई और फिर कुछ समय के बाद वापस चली गई। कार के आते हुए और जाते हुए दोनों की फुटेज पुलिस ध्यान से देखती है। इनमें से एक की टाइमिंग थी 2 जून 2025 सुबह के 5:57 पर, यानी सुबह के 6 बजे के आसपास की। इसमें ड्राइवर दिखता है, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी कि कौन है। हो सकता है कि रविंद्र हो। गाड़ी के लौटते समय इसका दूसरा एंगल दिखा, यानी पहले ड्राइवर के साइड का एंगल दिखा था, अब पैसेंजर के साइड का। इस वाले एंगल में पुलिस को एक हैरान करने वाली चीज मिलती है। दिखा कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई है। थोड़ा गौर करने पर ऐसा लगा जैसे कि ये महिला रीना सिंधु है, रविंद्र की सेकंड वाइफ। ये कार भी रविंद्र की ही थी, जो आगे चलकर नोएडा में खड़ी मिलती है। आखिर रीना इसमें क्यों बैठी है? इसने पहले ही पुलिस को बयान दिया था कि 2 जून को इसकी आखिरी बार पति से बात हुई। उन्होंने कहा था कि तलाश मत करना, कार देहरादून में पार्क है। लेकिन जब रविंद्र की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। वो तो अपना फोन काफी दिनों से बंद करके रखा था। राह चलते लोगों से फोन लेकर बातचीत करता। रीना की भी कॉल डिटेल्स देखी गई 2 जून की। क्या सच में कोई अज्ञात नंबर से कॉल आया था, जिस नंबर से शायद रविंद्र ने कॉल किया हो? लेकिन ऐसा कुछ भी रीना के कॉल डिटेल में नहीं मिलता है। इसका मतलब कि रीना ने 2 चीजें झूठ बोली हैं। एक तो लास्ट कॉल वाली बात, और दूसरी खुद मुरादाबाद में और पति का दूसरी जगह पर होने की बात। पुलिस ने रीना की ओर भी पहले की कॉल डिटेल्स निकाली। अब सारा फोकस इस पर ही केंद्रित किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब रविंद्र की 13वीं थी तब पुलिस ने रविंद्र के भाई राजेश से बात की। उनको बोला कि सीसीटीवी कैमरे से ऐसी ऐसी बात पता चली है, रीना सिंधु पर कुछ शक हो रहा है। इसके बाद 17 जून को भाई राजेश कोटद्वार पुलिस स्टेशन जाते हैं और तहरीर देते हैं कि इनके भाई के उस हाल के पीछे उनका शक भाभी रीना पर है। उसने किसी के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। इसकी वजह थी रीना और रविंद्र के बीच काफी समय से मनमुटाव होना। इसके बारे में रविंद्र ने अपने भाई से जिक्र भी किया था, लेकिन लगा कि ये नॉर्मल है, पति पत्नी में होता रहता है। पर रीना के झूठे बयान से शक हुआ कि कुछ छिपा रही है। कहीं यही रविंद्र के उस हाल के पीछे तो नहीं। वैसे एक बात और कि रीना सिंधु अपने फेसबुक अकाउंट पर लगातार एक्टिव थी। कभी कुछ पोस्ट करती तो कभी पुराने पोस्ट को रिशेयर करती। लेकिन इंस्टाग्राम पर लास्ट पोस्ट 3 जून को किया था। अब हम आपको यह क्यों बता रहे हैं, इसका कारण थोड़ी देर में पता चलेगा। 17 जून को भाई के कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने 18 जून को रीना सिंधु को उठाया। इसकी कॉल डिटेल में एक नंबर पाया जाता है जिस पर इसकी लगातार बात होती थी। वो नंबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना थाना क्षेत्र का था। नंबर धारक का नाम था परितोष कुमार, जो कि 33 साल का था। वो रीना को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर रखा था। रीना उसके पोस्ट भी लाइक करती। पर आखिर इसका रीना से क्या रिश्ता है? दरअसल दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था।
ना तो रविंद्र के परिजन उसके बारे में जानते थे, ना तो रीना के परिजन। पुलिस जब रीना के सामने सारे सबूत रखती है और थोड़ी सख्ती से बात करती है तो उसने सारी कहानी बतानी शुरू कर दी। इसके बाद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के पुरैनी सराय नामक गांव से परितोष को भी उठाया गया, जहां पर इसका घर था। रीना पहले अपने घर पर फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया करती थी। यहां दूर दूर से लोग थेरेपी के लिए आया करते थे। कुछ साल पहले परितोष भी यहां पेशेंट के रूप में आया था इलाज कराने के लिए। 33 साल के परितोष की मुलाकात 36 साल की रीना से हुई। उस दौरान पति रविंद्र को उनके बिजनेस में नुकसान हो रहे थे। जब वक्त बुरा आता है तो असली रिश्तों की पहचान होती है। रीना के सोशल मीडिया हैंडल से समझ सकते हैं कि इसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहा होगा। महंगे डिजाइनर कपड़े, महंगे सामान, महंगी जगहों पर घूमने जाना, सारे खर्चे रविंद्र ही उठाता था। लेकिन अब तो बिजनेस में इसका नुकसान हो रहा है। खर्च कैसे उठाएं? ऊपर से कर्ज भी ले रखे हैं। इन सब के चलते रीना और रविंद्र के बीच मनमुटाव होने लगा। उसी दौरान परितोष भी थेरेपी के लिए रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर पर आता था। दोनों में मुलाकात हुई, बात हुई, सोशल मीडिया पर चैटिंग शुरू हो गई। धीरे धीरे ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। भले ही परितोष सिंगल हो, लेकिन रीना एक बेटी की मां थी। इसके बावजूद भी अफेयर शुरू करती है। एक और बात कि रीना को रविंद्र में शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस उसके पैसे देखकर प्यार का नाटक कर रही थी और शादी की। रविंद्र ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी थी। ये जो घर है जिसे पति ने पत्नी को गिफ्ट में दिया, उसकी करंट वैल्यू है 3 करोड़। इसके अलावा फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने में भी मदद की। हर तरह से रविंद्र ने इसकी लाइफ बना दी थी। लेकिन जब रविंद्र के पास पैसों की कमी होने लगी तो रीना झगड़ा करने लगती है और फिर तो उसका बॉयफ्रेंड बन गया परितोष कुमार। परितोष अक्सर सेंटर में आता था पेशेंट बनकर। अब कहीं रविंद्र इन दोनों पर शक ना करें, पत्नी को घर से भगा ना दे। अगर ऐसा हुआ तो रीना रोड पर आ जाएगी, इसलिए ये परितोष को मुंह बोले भाई के रूप में मिलाती है। परितोष भी रविंद्र से जान पहचान बढ़ाता है, दोस्ती कर लेता है, उसका भरोसा जीत लेता है कि सच में भाई है। रविंद्र तो देहरादून में रहते थे, हफ्ते 2 हफ्ते में घर पर आते हैं। बेटी हॉस्टल में थी और रीना घर पर अकेली थी। ऐसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। परितोष खुलकर इससे मिलने के लिए आने लगा, कभी पेशेंट बनकर तो कभी मुंह बोला भाई बनकर। अब रीना ने अफेयर के चक्कर में पति को रास्ते से हटा दिया। यह मामला इतना भी सरल नहीं है। अगर रविंद्र चला गया तो खर्च कौन उठाएगा? जब इसके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ, 18 लाख रुपए देने थे। बाकी लेनदारों को भी पैसे देने थे। कई लाख रुपए के कर्ज थे। रविंद्र को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या करें, पैसे कहां से लाए। एक दिन ये अपनी पत्नी रीना से कहता है कि ये जो मुरादाबाद वाला घर है इसको बेच देते हैं। जो पैसे मिलेंगे उसे लोन चुका देंगे ताकि आगे की जिंदगी चैन से जी सकें। तुम चिंता मत करो, ये फिर से मेहनत करके सारा कुछ बना लेगा। लेकिन रीना को लग्जरी लाइफ की आदत लग चुकी थी। इसने ये मकान जो कि 3 करोड़ रुपए का हो चुका था, इसे बेचने से मना कर दिया। ये प्रॉपर्टी भी दोनों के नाम पर थी। केवल एक की मर्जी से नहीं बिक सकती, दोनों की सहमति चाहिए। इसके चलते इन दोनों में और भी कहासुनी होती है। परितोष से इसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, अवैध संबंध है। पति को जरा भी अंदाजा नहीं था। मकान बेचने को लेकर आए दिन रविंद्र का रीना से कहासुनी होती थी। ये पति को वो मकान बेचने से रोक रही थी, जिसे पति ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर खरीदा था और पत्नी को तोहफे में दिए थे। रीना को लगता था कि अगर ये मकान चला गया तो ये कहीं की नहीं रहेगी। फिर से किराए के मकान में जाना पड़ेगा, पहले की तरह जीना पड़ेगा। वैसे इसका फिजियोथेरेपी सेंटर बंद हो चुका था, कोई कमाई का जरिया नहीं था। लेकिन ये प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से किराए पर दे देते हैं, जिससे रेंटल इनकम आने लगा। ये जानती थी कि एक ना एक दिन मकान बेचना ही पड़ेगा, इसलिए ये अपने बॉयफ्रेंड परितोष से बात करती है। वो तो पहले से रीना के प्यार में था, शादी करना चाहता था। रीना ने उसको कहा कि मेरे पति को रास्ते से हटाने में मदद करो, बदले में शादी करेगी। लेकिन वो इतनी सी बात पर इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? रीना ने आगे लालच दिया कि पति के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पर हो जाएगी, घर भी हमारा होगा, तुमको ये कुछ प्रॉपर्टी बेचकर 10 लाख रुपए भी देगी। अब इतने सारे ऑफर सुनकर परितोष लालच में पड़ जाता है। कई दिन तक ये दोनों प्लान करते हैं कि कैसे कैसे क्या करेंगे। फिर इन्होंने एक प्लान तैयार किया। रविंद्र तो फरार था, पुलिस से बच रहा था। उसको जेल की सजा हो गई थी चेक बाउंस केस में। हालांकि वो कभी कभी किसी और के फोन से पत्नी से बात करता था। जब ये देहरादून के धर्मशाला में थे तो वहां से भी पत्नी को कॉल किया। रीना उससे कहती है कि चलो कहीं हम दोनों घूमने चलते हैं।
बहुत दिन हो गए हैं साथ में टाइम स्पेंड किए। फिर कहा कि मेरा जो पुराना पेशेंट है भाई परितोष, उसने हमें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। रविंद्र मान जाता है और 31 मई को अपनी कार से मुरादाबाद आया। फिर यहां से रीना को पिक करके परितोष के गांव ले जाता है, पुरैनी सराय। यहां पर रात में रीना और परितोष मिलकर रविंद्र को खूब शराब पिलाते हैं। जब लगा कि नशे में धुत हो चुका है तो परितोष फावड़ा लेकर आता है। रीना ने अपने पति के दोनों हाथ पकड़े। उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। फावड़े अलग अलग जगह पर चलाए जाते हैं। जब लगा कि काम हो चुका है तो उन्होंने इसे घर में छिपा दिया। उस वक्त परितोष के घर में और कोई नहीं था, बस यही 3 लोग थे, पति, पत्नी और पत्नी का प्रेमी। इसके बाद 1 जून की सुबह हुई, फिर रात हुई। रात को ये लोग रविंद्र की कार में उसको डिग्गी में रखकर निकल पड़ते हैं। प्लान था कि पहाड़ी इलाके में ले जाकर सड़क किनारे से खाई में फेंक देंगे। अगर लोगों को पता भी चला तो सोचेंगे कि किसी गाड़ी वाले ने कुछ किया होगा, लूटपाट की वजह से हुआ होगा। सबसे करीब का पहाड़ी इलाका इनके दिमाग में आया, उत्तराखंड का रामनगर। वहां पर घने जंगल भी हैं। ये लोग कार से जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया, पर कहीं भी ढंग की जगह नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे 2 जून का सुबह हो रहा था। लोगों की चहल पहल बढ़ रही थी। फिर ये कोटद्वार इलाके में जाकर ठिकाने लगाते हैं। इनके आने जाने की सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थीं। फिर ये नोएडा जाकर कार को पार्क कर देते हैं। सबूत मिटाने के लिए कार को भी ठिकाने लगाना था। उसके बाद ये अपने अपने घर पर चले गए, मुरादाबाद और बिजनौर। रीना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, खासकर फेसबुक पर। इसने इंस्टाग्राम पर लास्ट पोस्ट 3 जून को किया था, यानी पति को ठिकाने लगाने के बाद 31 जून से पहले 30 मई को 2 पोस्ट किए, यानी घटना अंजाम देने से 1 दिन पहले। उससे पहले 17 मई को पोस्ट किया था। बीच में इनएक्टिव रही 10-12 दिन। हो सकता है कि प्रेमी के साथ साजिश रच रही हो। हालांकि ये 3-4 दिन के अंतर पर लगातार पोस्ट किया करती थी। इससे आप इसकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कोई गम नहीं था। उधर परितोष ने अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी और रहने लगा। रीना ने यह सब कुछ उस 3 करोड़ के मकान के लिए किया। रविंद्र से कोई प्यार नहीं था। पैसों के लिए शादी की थी, पैसों के लिए प्यार था। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर अनबन शुरू हो जाती है। 15 दिनों के अंदर ही पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दोनों के घर वाले मीडिया में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। फिलहाल इस 3 करोड़ के मकान में, जिसकी वजह से सारी चीजें हुई। यहां पर अभी रीना की माताजी और बेटी रह रही हैं। पड़ोस में जो छोले पूरी का स्टॉल लगाते हैं, उन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले ही रविंद्र ने मकान के ऊपर काम करवाया था और किराए पर दिया था। कभी देखकर लगा नहीं कि पति पत्नी के बीच इतना मनमुटाव होगा, जिसके बाद पत्नी इतना बड़ा कदम उठाएगी। रीना और परितोष ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने कई सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस और भी कई सबूत जुटाए हैं। तो ये थी एक अजीब घटना जिसमें एक पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाती है, क्योंकि पति अपने कर्ज को भरने के लिए वो मकान बेचना चाहता था, जिसे इसने अपनी पत्नी को गिफ्ट में दिया था। रविंद्र ने अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी इसका फायदा उठा रही थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, ये भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।